चलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या देखेंगे, मॉडल पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वो देखने जा रहा है। 2023 वाला है, ये साइंस का है। हर सब्जेक्ट का तुम लोग को मॉडल पेपर सोल्यूशन करवा देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट का करवा देंगे। और बिहार बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है, हर सब्जेक्ट का एक रहेगा। साइंस का रहेगा, इसी प्रकार सोशल साइंस का रहेगा, मैथ का रहेगा, हिंदी का रहेगा, संस्कृत का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है। बाकी बाद दुकानदार जो लोग बेचता है वो अलग से, मतलब 3-4 जो रहता है वो अलग से रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा एक रहता है जो आप लोग को फर्स्ट में मिलेगा। तो फर्स्ट वाला हर बुक में मिल जाएगा, चाहे कोई भी बुक खरीदो, फर्स्ट वाला मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो आप लोगों को मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा। तो वही हम निकाल लिए हैं। आज साइंस के देने जा रहे हैं, और साइंस के बाद तुम लोग कमेंट भी बहुत आ रहा था, तो साइंस के बाद फिर हर सब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव लेते आएंगे। और तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं कि क्या पढ़ना है, अभी हम बार बार बोलते हैं, टाइम ज़्यादा बचा हुआ ना, 1 महीना बचा हुआ, तो हम बोलते हैं जो मेरा जो हर सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया है वो पढ़ो। VVI ऑब्जेक्टिव जो हर सब्जेक्ट का अपलोड किया गया है मेरा, अलग अलग वीडियो में है, वो देख लो, डाउनलोड करके रखो, उसको बार बार देखो। उसके बाद हर सब्जेक्ट का जो VVI सब्जेक्टिव भी जो मेरा पढ़ा दिया गया, हर सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव वो देखते रहो, ठीक है। संस्कृत में मेरा 4 से 5 वीडियो है, लगभग 5 से 6 वीडियो है, वही देख लेगा, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग का आ जाएगा। उसके बाद वो जो नियम कानून बताए हैं वो देखने के बाद संस्कृत में 2 गो VVI ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, जिससे पूरा बुक में पूरा खत्म कर दिए हैं, वो देख लेना है, ठीक है ना। और मैथ में भी 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो भी है इंपॉर्टेंट VVI वो भी करवेले हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवेले हैं, तो सब देख लेना है। समझ आ गया रे बंदा? तुम लोग देखता है रे कि फिर पीटना स्टार्ट करो उसी तरह? हाँ, नया साल में हम नया नया करके पीटेंगे अभी। चलिए ध्यान दे, तो तुम लोग निकाल लीजिए वाला। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर सोल्यूशन। पहले ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को बुक खरीदा होगा तो उसमें मिल जाएगा। दिख रहा है रे, क्या और बड़ा करें? मोबाइल में दिख रहा है? अच्छा देखो, फटाफट बता, दम ना है, पढ़ेगी तब ना, कोई दम ना है, फटाफट बताते चल जाना है, आंसर इजी से मिल जाएगा। और तुम लोग को पता है कि डबल क्वेश्चन रहेगा, कितना रहता है? अरे ला, अगर 80 नंबर का है साइंस और सोशल साइंस 80 मार्क्स का होगा, तो उसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 80 में 80 बनाना है 40, तो बन जाएगा तुम लोग से, बन जाएगा लगभग 60-70 बन जाएगा, लेकिन बनाना है मात्र 40। तो वैसा ऑब्जेक्टिव बनाने के सीरियल नंबर बनाएंगे, हमारा ऐसा विद्वान कोई ना है, और सीरियल नंबर बनाते जाना, ऐसा नहीं। जो बनेगा, जैसे मान लो कि 1 नंबर बन गया, एक का हो गया मान लो C, और 2 नंबर नहीं बना छोड़ दिए, 3 नंबर बन गया तो 3 के मान लोगे D, तो 3 का D हुआ तो 3 में रखेंगे, ये नहीं कि 3 का D हुआ, 3 वाला बन गया तो 2 नंबर नहीं बना, तो 3 वाला बना तो 3 वाला रंग देंगे, 2 नंबर में ऐसा नहीं। जो बनेगा, मान लो 3 के बाद डायरेक्ट मेरा 10 बना है, तो 10 में रंगना है, जो क्वेश्चन बनेगा उसी में रंगना है। और एक नया पहले क्वेश्चन देख लेना है, कैसे टिक मार के, हाँ ये बन जाएगा, इसका 100% सही होगा, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसमें तो 100% सही रहेगा कि इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, ये तो हम सही होना है तो होना है, तो उसी को पहले टिक लगा लेना है, देख लेना, चाहे उसको पुर गया ना, टिक लगाते जाना, हाँ 1 बन गया, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, फटाक से देखते साथ। और जैसे 40 पुर जाएगा इसमें, और सोशल साइंस में बस हो गया कंप्लीट। और बाकी बात हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और मैथ हो गया, उसमें 50 सुनना है, ठीक है, 100 को रहेगा। तो इसी तरह फिर इसी प्रकार 2 नंबरिया भी होता है, डबल होता है, 5 नंबरिया भी डबल होता है। लड़के का नहीं बनाएगा तो करेगा रे, इजी तो क्वेश्चन रहता है, हर सब्जेक्ट को पढ़े ले तुम लोग को है ही। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या फटाफट बनेगा, क्या है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? पता ही तुम लोग को, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होता है? हीरा होता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ठीक है। और बताए थे कि हवा या निर्वात, हवा बोले या हवा के तुलना जो है निर्वात, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं उसे निर्वात यानी वैक्यूम बोलते हैं। तो निर्वात प्रकाश के 4 बराबर हवा के बराबर मान लेते हैं, लेकिन बराबर होता नहीं, बराबर मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और शीशा में कितना बोलते हैं? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में कितना बोलते हैं?
2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो अपवर्तनांक बराबर तुम लोग को पढ़े हैं। अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो अपवर्तनांक निकालते हैं कैसे? तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो बस हो जाएगा। तो शीशा का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बता निर्वात में प्रकाश की चाल काटेंगे तो आ जाएगा कितना? तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया। यहाँ पर अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे। निर्वात में कहाँ लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर, निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम प्रकाश की, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो 3/2 3 बाय यानी 1.5। तो शीशा का अपवर्तनांक कितना होगा? 1/5। उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड काटेंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1.33। 1 जल का अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.33। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42। चलो आगे देखो, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। हीरा किसका अप्रूफ है? तो हीरा बोले या ग्रेफाइट बोले या फ्लोरीन बोले यानी बकमिस्टर फ्लोरीन बोले, सभी अप्रूफ है किसका? कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का। और बकमिस्टर फ्लोरीन जो है कार्बन के 60 परमाणु के मिलके बना होता है। अगला बोलेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सब लोग जानता है, हम जानते हैं। जैसे अगर दिमाग काम नहीं किया तो बनाना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना देना है, यहाँ फोकस दूरी लाना है तो देखना आगे काटिए, आगे काटिए यानी कौन सी? माइनस में। आगे काटिए यानी कौन सी? माइनस में। उधर रहता राइट हैंड साइड रहता तो क्या होता? प्लस होता। बेस अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार देखेंगे अवतल लेंस, क्या देखेंगे? तो अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। देख लो कैसे ऋणात्मक होगा। यहाँ पर आएगी सामने और ऊपर चल जाएगी, ऊपर चला जाएगी, जिधर मोटा उधर जाएगी। तो देखना आई लगेगा कि नीचे काट रही है, कहाँ काट रही है? यानी इधर काट रही है, इधर से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, यही दोनों समानता है। बाकी सब कुछ उल्टा होता है, तुम लोगों को पता है। लेकिन समानता सिर्फ एक ही होता है, एक ही चीज मिलता है कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक। लेकिन यही बोलेंगे उत्तल दर्पण, क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में किरण आएगी और इधर जाते चल जाएगी तो लगेगा पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो फोकस दूरी क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? और यही रहेगा उत्तल लेंस। क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा। तो यहाँ से किरण आएगी आधार की ओर, मोटा जहाँ उधर मुड़ेगी तो इधर मुड़ गई, यानी दोनों ये साइड है तो पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक। सिर्फ यही गुण मिलता है, बाकी सब कुछ क्या बनता है? उल्टा। क्या बनता है? समझ आया बंदर? चलो तो देख लिए ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। समझ आया है? तो अब तक में फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलो आगे देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। हर तुम लोग को हम बोलते हैं पर डे को सेट मारने। अब मॉडल पेपर भी ले लिया है, क्वेश्चन बैंक भी है, कहता क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया। हमारे का सेट 18 से मारना, ज्यादा पीछे नहीं आना है। तो मॉडल पेपर तुम लोग का है। साइंस में कितना टाइम लेता है? तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा। जिसमें जो 80 मार्क्स का होगा उसमें 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। तो इसी के अंदर तुम लोग को जो है सेट मारने प्रैक्टिस करना है। इसी के अंदर घर में बैठो, पर डे कोई भी उठा लो, संस्कृत उठाओ या हिंदी उठाओ या सोशल साइंस या साइंस या मैथ, कोई भी उठाओ और मारने की कोशिश करो इसी के अंदर। ही नहीं कि एगो सेट उठाए आप 5 दिन लगा दिए बनाते बनाते, उसका नहीं बैठना है, बनाए देना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में एक ही बार बनाना है। ठीक है ना? तो पूरा बनाने की कोशिश करो। अगर 100 नंबर के रहे तो 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट में पूरा बनाने की कोशिश करो A to Z। मॉडल पेपर सोल्यूशन करो या क्वेश्चन बैंक भी कर लेना, मॉडल पेपर सोल्यूशन भी कर लेना। और जो VVI ऑब्जेक्टिव सॉलिड बता रही ऊपर देखते रहो, जितना बार देख सकते उतना बार देखो। अगला देखो क्या है? अगला क्या है? अगला है किसी लेंस में क्या है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में 2 होता है। किसी लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितना होता है? लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सिंपल बात है कि इधर से तो इसका फोकस किधर होगा? इस साइड, एक इधर से। दोनों तरफ गोल हो रहा है ना, इधर गोल लगाते हैं फोकस, इधर इधर गोल लगाते हैं फोकस इधर। ये दोनों तरफ एक एक फोकस होता है, दोनों तरफ एक एक फोकस होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो। तो इसका जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अगला बोल रहा है क्या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आगे मिलेगा। तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं एक ही चीज,
कि दो को खाली याद रखना है। तो क्या, पीछे के वस्तु को देखने के रूप में, साइड मिरर के रूप में, पीछे के वस्तु देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। और गली वाला लाइट यानी स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में भी कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाकी वह कहीं भी पूछे तो मार देना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कहीं पूछे तो क्या मानना है? अवतल दर्पण। कहीं मोर भी रहेगा रोड पर न, मोर रोड पर रहेगा तो किसका परावर्तन, किसका मतलब दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, तो मोर पर भी उत्तल दर्पण बताए थे ना। यहाँ दाढ़ी बनाने पूछा है, क्या होगा? अवतल यानी कॉनकेव, क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। हम बताए थे दाढ़ी बोले या हजामत बोले, क्या बोले? हजामत बोले या डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा दांत, कान, नाक इत्यादि के जांच में भी बताए थे। या तुम लोग को बोले गाड़ी के हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट या सर्च लाइट, सर्च लाइट जो गाड़िया के हेडलाइटवा होता है या सर्च लाइटवा होता है। हेडलाइट या को बोलते हैं अग्र प्रदीप्त, अग्र प्रदीप्त। या तुम लोग को बताया कि सौरल, सौरल कुकर हो, सौरल कुकर हो या सौरल लैंप हो या सौरल भट्टी हो इत्यादि में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो का प्रयोग किया, बस हो गया। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, गली वाला लाइट स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण, और चौराहा पर जो मोरबा रहेगा, मोरबा, मोर पर भी उत्तल दर्पण। लेकिन बोलेगा बताओ कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस? तो उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। आंख में कौन लेंस? उत्तल लेंस। चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला देखो क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये तो सिंपल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ, और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जहां मिल रहा है, मार लो कहाँ पर मिल रहा है? सी नंबर में। अगर मान लो ई नहीं रहता तो इस तरह होता, दो इधर चल जाता तो क्या हो जाता? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी हो जाती। तो ये अगर ना रहता ऑप्शन में तो मारते, कोई दिक्कत है? सिंपल हो गया, होगा रे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 आधा ना होगा? हाँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उसका आधा 5 सेंटीमीटर। चलो अगला, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब क्या होता है? अभिसारी मतलब होता है किरणों को मिलाना, किरणों को समांतर आती किरण, समांतर आपतित किरण को एक बिंदु पर मिलाना। जो लेंस या जो दर्पण किरण को एक बिंदु पर मिलाती है उसे अभिसारी कहते हैं, जो फैलाती है उसे अपसारी कहते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ लेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो लेंस में किरण को मिलाने का काम करता है उत्तल। क्या करता है? उत्तल जो है किरण को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा क्या? अभिसारी। क्या जाएगा? अभिसारी यानी कन्वर्जिंग। क्या जाएगा? कन्वर्जिंग यानी उत्तल लेंस। लेकिन यह दर्पण बोलता है, दर्पण में कौन मिलाता है? तो दर्पण में मिलाता है अवतल। कौन मिलाता है? अवतल मिलाएगा। कौन मिलाएगा? ऐसा आएगा यहाँ, इस तरह आएगा यहाँ, अवतल मिलाता है। दर्पण में होता है अवतल। क्या होता है? तो लेंस में उत्तल लेंस अभिसारी और दर्पण में अवतल दर्पण अभिसारी। अभिसारी मतलब फैलाना, समांतर किरण को फैला देना। तो लेंस में जाता है कौन? अवतल लेंस। लेंस में अपसारी पूछेगा तो लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल। चलो आगे देखते हैं। अगला है क्या, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सब न्यूनतम होता है? न्यूनतम, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम बोल रहा है, अधिकतम नहीं बोल रहा है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम बोलता है किसका होता है? लाल का हम बताया, दो ही चीज अधिक होता है, दो ही चीज अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य क्या बताए थे? तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग यही अधिकतम होता है, बाकी वह सब क्या होता है? न्यूनतम। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है? लाल का अधिक तो बैगनी का कम। हम बताए थे बैजानी हो पीनाला, क्या बताए थे? बैजानी हो पीनाला, या तुम लोग को बताए थे विबजियोर, इंग्लिश में विबजियोर। तो बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हला, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो लाल का तरंगदैर्घ्य एवं वेग अधिक होगा, तो सबसे कम किसका होगा? बैगनी का होगा। बैगनी का क्या अधिक होगा? तो बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होगा, बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा, बैगनी का विचलन अधिक होगा। विचलन मतलब बोलना, बैगनी का ऊर्जा अधिक होगा,
बैंगनी का आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगा, बैंगनी का अपवर्तनांक बोले तो अधिक हो जाएगा, वन विक्षेपण अधिक हो जाएगा। बाकी वह लाल का दुई चीज अधिक होगा, कौन सी, तरंग और वेग। यहाँ पर तरंग न्यूनतम, तरंग न्यूनतम, ये तो अधिकतम हो गया, तो न्यूनतम किसका होगा, बैंगनी। किसका होगा, बैंगनी का हो जाएगा। देख लो कहाँ है बैंगनी ऑप्शन में, ऑप्शन में बताना कितना नंबर में है। मुँह ताक रहा है, बैलेशन जब बोलते तभी बताता है। और दुनमरिया पचमरिया पर जोड़ दे, वो जटवा तो बनबे करेगा, थोड़ा सा ठीक है, ध्यान देगा तो। बाकी दुनमरिया पचमरिया पर हम जोड़ दे, जो हम करवा दे VVI जो करवैले है, लिखना है क्लास 10th, ठीक है ना, जिसका VVI जो टिप खोना है दोनमरिया पचमरिया, मान लो साइंस खोना है तो क्लास 10th VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय जगदेव क्लास से लिखना आ जाएगा, दोनमरिया भी आ जाएगा, पचमरिया भी आ जाएगा। तो आ जाएगा बैंगनी, क्या हो जाएगा, क्या होगा रे, बैंगनी। चलो अगला देख लेते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है। सब बन जाएगा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बोले या वायुमंडलीय अपवर्तन भी लिखा रह सकता है, तो प्रकाश अपवर्तन लिखा रहे या वायुमंडलीय अपवर्तन लिखा रहे, दोनों हो जाएगा। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। बोलेगा आकाश का नीला, आकाश का नीला किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। लेकिन बोलेगा तुम लोग से कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का मुख्य कारण क्या है, तो इंद्रधनुष का मुख्य कारण पूछेगा तो वन विक्षेपण, क्या जाएगा, वन विक्षेपण। ऐसे बहुत सारा कारण है, इसका कारण जो है पूरा आंतरिक परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, लेकिन मेनका कारण पूछेगा, मुख्य कारण पूछेगा तो वन विक्षेपण। वन विक्षेपण किसे कहते हैं, सिंपल लिखना है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है, इसी घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। और जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बोलेगा बताओ अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है, तो वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण। पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल की उपस्थिति के कारण, जल की अधिकतम मात्रा उपस्थिति के कारण, जिसके कारण प्रकाश परिकीर्णन हो जाता है। बस यही से बोलना है। पूछेगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। अरे आकाश नीला दिखाई दे रहा है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, तो लाल भी दिखाई दे प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, क्या प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बोला निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होता है, तो इससे मार देगा तुम्हें। कहाँ भाग गया, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है, तो निर्वात में अधिक होता है। निर्वात होता है जहाँ कोई माध्यम ना हो, यानी वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो। इंग्लिश हिंदी तुम लोग को दोनों दिल रहेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग देख लेना, अगर मान लो अग्र प्रदीप्त लिख दिया, अग्र प्रदीप्त ने पहचाना अग्र प्रदीप्त है क्या, देखना हेडलाइटवा लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, हेडलाइट मतलब दर्पण। तो इंग्लिश भी देख लेना, कहीं इंग्लिश देखना होगा तो। निर्वात होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है, निर्वात में होता है, याद रखना कहाँ होता है, निर्वात में। कहाँ होता है, उसी बराबर लगा वायु में मान लेते हैं, लेकिन निर्वात में सर्वाधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम है, सब जानता है, 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम। और पहला नियम सेम है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, पहला नियम बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। लेकिन अपवर्तन में बोलेंगे क्या, अपवर्तन में बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है ना। और यहाँ पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। बस यही बोलते हैं। और दूसरा नियम इसे बोलते हैं क्या, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन इसमें बोलते हैं कि आपतन कोण की जिया किसी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण बोले तो रंग के लिए आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया एक नियतांक होता है, यानी sin I बटा sin R बराबर म्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी क्वेश्चन हुआ था,
अब ना है ना, इंग्लिश में दिया हुआ है ना। चलो पढ़ो क्या है अगला। क्या बोल रहा है? बोला जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र। तो जल जो है क्या लेगा? तो जल लेता है, सौर ऊर्जा लेता है। और जल गर्म क्यों होता है? नदी में भी पानी रहेगा, गर्म क्यों होता है? या छत पर भी पानी लगेगा तो गर्म क्यों होगा? तो लेगा सौर ऊर्जा। क्या लेगा? सौर ऊर्जा को लेगा। जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा को? तो सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को। और विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन यह जल विद्युत संयंत्र, तो यहाँ बोल रहा है क्या? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में देखो, जल जो है ना, देखना जहाँ बराबर जहाँ बांध रहेगा, जहाँ बराबर बांध रहेगा, ठीक है ना, वहां पर जल में रहता है स्थिति ऊर्जा। जल गिरेगा तो क्या होगा? तो डायनेमो डायनेमो घूमने लगता है, जो चक्रिया होगा घूमने लगेगा। और चक्री घूमेगा तो क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। यहाँ का स्थिति क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। जल जो है स्थित रहेगा, बराबर पहाड़ से गिरेगा और चक्री पर गिरेगा, डायनेमो पर गिरेगा, डायनेमो घूमेगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा। तो जल जो स्थित है, जो बांध बना कर स्थित कर दिया, वो स्थिति ऊर्जा बदल गया किसमें? बदल गया किसमें? विद्युत ऊर्जा। किसमें बदल गया है? विद्युत ऊर्जा में बदल गया है, ठीक है ना। अगला देखो, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती, मोम जल रहा है तो मोम जल रहा है, यानी अभिक्रिया हो रहा है। अरे मोम जल रहा है यानी क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें क्रिया कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक क्या बोलेंगे? रासायनिक को प्रकाश देता है कि ना? तो रासायनिक को प्रकाश हो जाए, रासायनिक को। तो मोमबत्ती जल रहा है यानी मोम जल रहा है, जल रहा है तो अभिक्रिया हो रहा है। कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, यानी बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो क्या है, अगला है एक विद्युत सेल से। अगला क्या है? तो अगला है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के तुलना में क्या होना चाहिए? तो विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होना चाहिए। विद्युत वाहक बल हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। विद्युत वाहक बल जो होता है ये हमेशा विभवांतर से बड़ा होता है, विभवांतर से बड़ा होता है। तो बोल रहा है विभवांतर का मान, तो विभवांतर का मान क्या होगा? विद्युत वाहक बल से क्या होगा? कम। क्या होगा? तो इसमें कम बोलना है। क्या बोलना है? कम बोलना है। विद्युत वाहक बल क्या है? जब बैटरी को हम लगाते हैं तो बैटरी जिस बल से धक्का देता है और करंट चालू है तब बहने किसे बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। जो लगने वाला बल विद्युत वाहक बल। पूछेगा विद्युत वाहक बल और विभवांतर और विद्युत विभव, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तीनों का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? वोल्टे होता है। अन्य बता लेला कहीं का। आप विद्युत विभव पूछे या विद्युत वाहक बल पूछे या विभवांतर पूछे, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला देखो क्या है, अगला बोल रहा है क्या? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना पड़ेगा। किस कौन क्रम में जोड़ना पड़ेगा? प्रतिरोध का मान ज्यादा बड़ा लेना है तो कौन सा क्रम में जोड़ना पड़ेगा? सब लड़की का इजी इजी क्वेश्चन है, देख कर सब सही क्रम में। कैसे सही क्रम में होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए। तो सिंपल दिमाग लगा, तुम लोगों से सब पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा है? प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। हम बताए थे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इसी प्रकार जोड़ते हुए चले जाओ। और समांतर क्रम जिसको पार्श्व क्रम बोलते हैं, तब पैरेलल में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, इसी प्रकार जोड़ते चल जाओ। तो सिंपल बात है, अगर मान लो कि सभी का अगर दुइयो ओम प्रतिरोध होगा, दो सब का होगा, तो कितना आ जाएगा? 3 मान लो। कितना मान लो? 3 सभी के मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3 में थोड़ा इजी हो जाएगा, 3 बोलेंगे तो। मान लो कि R1 भी 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है और R3 भी 3 ओम है। सबके 3 भी होगा तो कितना होगा? 9। क्या हो जाएगा? तो बढ़ किस में रहा है? श्रेणी क्रम में। लेकिन यह समांतर क्रम लेंगे। क्या लेंगे? समांतर क्रम लेंगे। यहाँ 1/RP होगा। अगर समांतर क्रम लेंगे तो क्या होगा? 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3, ऊपरों में 3 3 3 कट गया 1। इसमें तो आरपी को पलटी मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो आरपी बराबर हो गया 1। इसमें तो कम हो गया ना, अरे 3 था, सबके 3 था और कम हो गया तो कम पूछा तो कौन क्रम बोलना है? समांतर। लेकिन इसमें क्या हो गया? अधिक हो गया, 3 3 3 9 हो गया तो अधिक पूछेगा तो क्या बोलना है?
श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है, कट नहीं रहा है मोबाइल में, ये जो ऊपर हम लिखे 3 3 3 कट रहा है क्या? समझा रहे 15? तो अभी पूछा क्या बोला है? समांतर क्रम और अतिशयनी क्रम, और कहा पूछा क्या बोलना है? समांतर क्रम। क्या बोलना है? चलो अगला देखो क्या है, अगला है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का उपयोग होता है वो क्या है? देखो यहाँ विद्युत चुंबक बोल रहा है, विद्युत चुंबक जो तुम लोग को चुंबक जो घर में तुम लोग को जो करंट आता है, ठीक है, तो विद्युत चुंबक होता है लोहा, लोहे का नहीं होता है, तो विद्युत चुंबक हो जाएगा नरम लोहा। क्या जाएगा? नरम लोहा। लेकिन अस्थायी चुंबक बोलता है, क्या होता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पूछता है क्या होता है? ध्यान देना क्या बोल रहा है, अस्थायी बोलेगा तो अलग आंसर होगा, और विद्युत चुंबक बोलेगा तो अलग होगा। विद्युत चुंबक बोलेगा तो नरम लोहा, अस्थायी चुंबक बोलेगा तो इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात। अस्थायी जो चुंबक हम होते हैं ना घर वगैरह में, जो होता है अस्थायी रूप से होता है, तो वो अस्थायी रूप से जो भी मोटा मोटा तोड़ के निकालेगा तो चुंबक हो तो अस्थायी होता है। लेकिन विद्युत चुंबक जो तो जब तक करंट पार होगा तब तक उसमें खींचने की क्षमता होगा, तो होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनता है नरम लोहा से, लेकिन अस्थायी जो तोड़ के निकालता है, बाजार तोड़ के निकालता होता है इस्पात। किसका होता है? अगला, उच्चतल ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतल ताप पर कौन सा प्रक्रिया पूरी होगा? तो सबसे, अगर हम बोले उच्चतर यानी सबसे उच्चतम ताप पर, तो सबसे उच्चतम ताप पर नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन। तो इसका सवाल देखिए, नाभिकीय विखंडन मारेंगे तो मिल गया। नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या है? सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य भी क्या देता है? तो सूर्य भी हम लोग को देता है, ऊर्जा देता है। तो सूर्य में क्या है? बहुत ज्यादा ताप है। सूर्य में ताप नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उतना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हम लोग को इतना गर्मी के मौसम में मिल जाता है। तो वहां पर ताप जो है बहुत अधिक है, तो वहां कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय उससे कम ताप पर होता है नाभिकीय विखंडन। तो इसमें उच्चतर सबसे ऊंचा तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या जाएगा? नाभिकीय संलयन। और सूर्य में होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन जलता है और हीलियम बनता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं जो सबसे अधिक तापमान पर होता है, ठीक है। लेकिन परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर यहाँ का नाभिकीय संलयन। बोलेगा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है सौर ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति है। सौर ऊर्जा को ले और सीधे विद्युत में बदल दे, कौन युक्ति है? ये तो सिंपल है क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति का क्या नाम है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा को सौर सेल बदलेगा, कौन बदलेगा? सौर सेल बदलेगा, ठीक है ना। सौर कुकर वो हो जाएगा ना, बताते सौर सेल बोले या सोलर कुकर बोले या सोलर भट्टी बोले, बताए थे ना। तीनों में आपतन दर्पण का प्रयोग होता है, और ये तीनों सूर्य का प्रकाश लेता है और उससे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ जाएगा क्या? यहाँ जाएगा सौर कुकर और सौर सेल दोनों। लेकिन सौर कुकर जो है ना, ये सौर कुकर जो है ये विद्युत उत्पन्न नहीं करता, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, तो गलती हो जाएगा। सौर कुकर जो है ये विद्युत उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ये किरण को एक जगह फोकस करता है। एक जगह क्या करता है? फोकस। क्या करता है? एक जगह फोकस करेगा, ठीक है। उसके बाद उससे गर्मी पैदा होगा, उससे क्या होगा? गर्मी पैदा होगा, उससे भोजन बन जाएगा, ठीक है ना। और कुकर में मान लो, कुकर में जो तो सोलर सेल में लगाएंगे, सेल समझता है जो सोलर प्लेट होता है, तो छत पर क्या होता है? सोलर प्लेट। क्या होता है? सोलर प्लेट होता है। जब तो प्लेट बने लगे कुकर खाली कुकर बना देंगे और उससे खाली अवतल दर्पण लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बिजली उत्पन्न हो जाएगा? ना। जब तक सोलर प्लेट बने लगेगा, सोलर प्लेट सेल मतलब प्लेट, सेल मतलब जब तक प्लेट बना लगेगा तब तो उत्पन्न होगा। यहाँ खाली मानना है कि युक्ति जो है वो है सोलर सेल। क्या है? इसका होगा बी नंबर। क्या जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जब तक सोलर प्लेट बना रहेगा तब तक उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ होगा बी। क्या जाएगा? बी यानी सोलर सेल। सोलर सेल तुम लोग को बहुत बता चुके। पवन विद्युत जनित्र में, पवन विद्युत यानी पवन चक्की, पवन चक्की में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? ये हम बता चुके हैं कि पवन चक्की को चलने के लिए, पवन चक्की जो होता है जो देखना बहुत ऊंचा ऊंचा होगा, चिमनी भट्टा से भी ऊंचा होता है और बड़ा बड़ा पंख लगा होता है, उसे घूमने के लिए कम से कम बिजली उत्पादन करने के लिए कम से कम हवा की रफ्तार कितना होना चाहिए? होता ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उठा फेर देंगे उसमें लड़के का 100 बताया है, पढ़ेगा लिखेगा तब ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं 15 किलोमीटर है? यहाँ 150 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ 1.5 है, 1.5 है, कितना है? 1.5 है। हम बोल रहे 15, यहाँ भी 15 नहीं है, तो क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी यानी अति पवन चक्की से बिजली उत्पादन के लिए कम से कम हवा की चाल, वायु का वेग होना चाहिए कितना? 15 किलोमीटर प्रति
घंटा। और पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? पवन चक्कियों का देश कहा जाता है डेनमार्क। किसे कहते हैं? डेनमार्क को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पवन चक्की जो है, पवन ऊर्जा जो है, पवन चक्की जो है, ये यानी ये नवीकरणीय है। क्या है? पवन से चल रहा है, यहाँ पे प्रदूषण नहीं हो रहा है, नवीकरणीय है। जब तक पवन चलेगा तब तक उत्पन्न होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सौर सेल का विद्युत वाहक बल। सौर सेल का विद्युत वाहक बल क्या करता है? हम पढ़े थे। विद्युत वाहक बल बोले या विभवांतर बोले, क्या बोले? विभवांतर बोले या विभव बोले, बताए थे ना। तीनों का साथ होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। हम पढ़ा चुके हैं कि V बराबर यानी विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W/Q। W/Q का मतलब क्या हुआ कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया। क्या लाने में? तो कार्य कहाँ लिखल है? यहाँ बल लिखा हुआ, खत्म हो गया। यहाँ कार्य लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो एकांक आवेश को देखो, एकांक आवेश लिखल है, इकाई आवेश को लिखल है, और लाने में किया गया कार्य यानी बी नंबर। क्या जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। सिंपल था, खाली दिमाग लगाना था। तो आगे देखते हैं अगला क्या है। देखो चलो अगला देखो, पढ़ो क्या है। बोला घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसका आपूर्ति होती है? घर में जो परिपथ है, घर में जो हम लोग को बिजली आ रहा है, मान लो यही जो बिजली आ रहा है, सबसे आ रहा है बिजली, इस समय से में मुख्यतः किसका उपयोग कर रहा है? तो ट्रांसफार्मर से आता है, और ट्रांसफार्मर से बिजली आता है तो क्या है? एसी करंट लेते हैं, एसी लेते हैं। घर में जो बैटरी में जो ऊर्जा जमा होता है डीसी, क्या होता है? डीसी। लेकिन डीसी का यूज नहीं कर पाते हम लोग, फिर उसको करते क्या? इन्वर्टर होता है। क्या होता है? और इन्वर्टर फिर उसको एसीएम बदलता है, एसीएम बदल देता है तो एसी बोलते प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? ऐसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती। आ जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। क्या आएगा? प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा यानी बिन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन है तो गलत दिया हुआ है। क्या है? करेक्ट। क्या है? करेक्ट है। डीसी मतलब डिश धारा, डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है एसी करंट। क्या उत्पन्न होता है? एसी करंट। इसमें अंतर ही पढ़ा चुके हैं, जाके देख लेना। ठीक है ना? सब करवेले अभी भी आई सब। अगला क्या है? वन विक्षेपण वो संभव है। तो वन विक्षेपण के लिए चाहिए हमको क्या? वन विक्षेपण के लिए चाहिए हमको कोई माध्यम, कोई और पारदर्शी माध्यम। तो कांच तो पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है, निर्वात होगा ये बता। वन विक्षेपण निर्वात में होगा, ये बता। वन विक्षेपण के लिए कोई माध्यम चाहिए। फाइबर एक होता है। क्या होता है? फाइबर के तो फाइबर भी तो कांचे से होता है ना। फाइबर क्या होता है? कांच से होता है, उससे पार हो जाता है। यहाँ का निर्वात क्या जाएगा? वन विक्षेपण के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि कांच लिए तो माध्यम बन गया है, हवा से कांच में आया है। यहाँ जाएगा क्या? फाइबर। क्या जाएगा? अच्छा निर्वात। क्या जाएगा? निर्वात। अगला क्या है? ऐसा मिट्टी रहता है, क्या मारते हैं? मिट्टी। क्या मारते हैं? मिट्टी मारते। क्या मारते हैं? मिट्टी मारते हैं। इस तरह ऑप्शन भी रहता है ना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बाजू में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। बाजू में रखा है कांच का जो प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म, ये मान लो ये प्रिज्म है। क्या है? ये किरण को हमेशा किधर मुड़ता है? नीचे। कहाँ मुड़ता है? नीचे। नीचे यानी आधार, नीचे यानी आधार की ओर। तो सिंपल बात हो जाएगा आधार की ओर, आधार की डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। आगे बोल रहा है क्या? देखो अभिक्रिया, देखो कौन अभिक्रिया, जल्दी बता। कौन सा अभिक्रिया, जल्दी बता दे। जेड एन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है और बना दिया क्या? ZnO बना दिया है। तो ZnO बनाने तो कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? जल्दी बता दो कौन सा अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया है? बता। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देख रहा है कि दोनों जुड़ रहा है, दो छोटा छोटा है और जुड़ के वो बड़ा बना रहा है। तो क्या है? संयोजन। क्या है? ये संयोजन ऑप्शन में दिला है। संयोजन ऑप्शन में ही नहीं दिला। संयोजन अगर ऑप्शन में रहता, जो दो छोटा छोटा मिलकर अगर बड़ा बनेगा तो वह संयोजन। ठीक है ना? अब बड़का टूट जाएगा तो वियोजन यानी विघटन यानी अपघटन। देखिए ऑप्शन में आया संयोजन। तो क्या देखेंगे? हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का हिंदी क्या बताए थे? उपचयन बताए थे। तो ऑक्सीजन जुट गया, ना जुट गया? यहाँ अलग था, यहाँ दोस्ती हो गया।
तो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हिंदी बताए थे उपचयन, क्या बताए थे उपचयन। ऑक्सीजन का टूटना अपकरण, अपकरण को बोलते हैं अपचयन, अपकरण को अपचयन बताए थे ना, तो इससे हो जाएगा। अगला खाने वाला सोडा का सारे सूत्र NaSCO3, NaSCO3 खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और यहाँ से H हटाएंगे, यहाँ से H हटाएंगे और यहाँ 2 लगा देंगे तो जाएगा क्या धोने वाला सोडा, धोने वाला। और धोने वाला सोडा में 10H2O, जल का 10 अणु पूछेगा, जल का कितना अणु, जस्ट 10 अणु। उसी में पूछेगा बताओ कि यह क्या, यह नौसादल यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। बोलेंगे CaSO4 इंटू 2H2O किसका है जिप्सम, जिप्सम। और जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। ये सब इसे याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, सिंपल बात है, यहाँ देखना है धातु बोला है क्या धातु बोला है, ध्यान देना है। धातु बोला क्या बोला है, तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, क्या होता है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। लेकिन यही बोलता है अधातु, क्या बोलता, तो एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो क्या होता है तब होता है ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। समझ आ गया ना, यहाँ पर पारा क्या जगह। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं आसानी से, बताए थे ना, यानी मुलायम होता है, क्या होता है मुलायम होता है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन। अगला क्या है आवर्सानी का तत्व कौन है, आवर्सानी का तत्व कौन, आवर्सानी बोल रहा है तो क्या बोल रहा है आवर्सानी का शून्य समूह, क्या बोला है शून्य समूह, शून्य शून्य समूह, शून्य शून्य समूह तुम लोग बता चुका 18वां वाला वर्ग बताए थे ना। 18वें वर्ग को ही बोलते हैं शून्य समूह, क्योंकि 18वें वर्ग जो होता है इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अंतिम कक्षा कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 8 बोलो एक खाली हीलियम को छोड़ के, हीलियम को या 2 8 8 होगा या 2 8 8 18 8 भी हो सकता है। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंतिम में 8 होगा तो संयुक्ता कैसे निकालते हैं, संयुक्ता निकालते हैं अगर 5 से 4 से बड़ा होता है तो 8 में घटाकर 8 में से, तो 8 में घटाएगा क्या होगा 0, 8 में घटाएगा क्या होगा 0, 8 में घटाएगा क्या होगा 0। इससे मतलब शून्य वर्ग, क्योंकि इसका संयुक्ता 0 होता है, संयुक्ता क्या होता है 0 होता है। बोले कौन सा तत्व को, कौन से वर्ग के तत्व को शून्य वर्ग के तत्व बोलते हैं 18 में, क्या जाएगा 18वें वर्ग के तत्व को हम बोलते हैं क्या, तो 18वें वर्ग के तत्व को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस, निष्क्रिय अक्रिय या नोबल। इसमें होता है क्या कहते हैं, इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन बताए थे ना। है नेता और कर्मचारी जीते रहो, है नेता और कर्मचारी, है नेता और कर्मचारी जीते रहो, जैसे खून पीते रहो, काम है वही है। यहाँ कोई इतना में से कौन दिले हीलियम दिले, तो हीलियम हो जाएगा, क्या जाएगा हीलियम हो जाएगा, बस हो गया। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला पढ़ो। अगला है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। तुम लोग को तो आम्र भाष लवण में एगो दिले है कौन चीज, एगो तुम लोग को अथी बना दिया हुआ है, कॉलम बना दिया हुआ है, चार्ट बना दिया हुआ है, ना दिया हुआ है। उसमें हल्दी लिखा हुआ है, फिनोल्फथलीन लिखा हुआ है, फिर मिथाइल ओलेन लिखा हुआ है, चुकंदर लिखा हुआ है, दिया हुआ है तुम लोग को बुक में बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। तो उसी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 यानी धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मैथिल ऑरेंज। हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जानता है ना क्या होता है क्षारीय होता है, यानी 7 से अधिक, 7 से। हम जानते हैं कि मैथिल ऑरेंज को जब क्षार में मिलाते हैं, क्षार में, तो क्षार जो है मैथिल ऑरेंज करता है पीला, क्या करता है पीला करता है। यार ये तुम लोग को देख लेना है, वो चार्ट दिया हुआ है, ना दिया हुआ है तो हमने दिखाया कोई, तो पीला क्या जाएगा पीला हो जाएगा। यार रखना सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है क्षारीय, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कैसा होता है क्षारीय, कैसा होता है क्षारीय। अगला देखो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बताता है जो गर्मी पैदा करता है, जो गैस गर्मी पैदा करता है वो कौन सा गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बोले या बोले ग्रीन हाउस गैस, क्या बोले ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस जो है वह CO2, कौन है CO2। CO2 हमारे वायुमंडल में CO2 कितना % है, तो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी है, सर्वाधिक है नाइट्रोजन, कौन सी है, फिर ऑक्सीजन, क्या है
और फिर है यहाँ पर आपका क्या, तो फिर आपका हो जाएगा आर्गन, क्या जाएगा, और फिर होगा CO2, क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक है, नाइट्रोजन कितना है 78%, 70, ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन कितना है 0.93%, 0.93%, और CO2 कितना है 0.03%। देख रहा है, सबसे अधिक है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%, और CO2 कितना है 0.03%। तो CO2 बहुत कम है, और इतने CO2 इतना भी कम है तभी गर्मी में हुमच गर्मी करता है ना। तो CO2 का काम है गर्मी प्रदान करना है, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता प्रदान करना। तो CO2 क्या जाएगा। अगर पृथ्वी पर CO2 नहीं रहता तो इतना टेम्परेचर जो है ना पृथ्वी का, अगर 0.03 समझ रहा है, यानी 0.03 मतलब हुआ क्या 3/100, 3 यानी 100 का तीसरा हिस्सा, 100 का तीसरा हिस्सा परसेंटेज में है, यानी और कम हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। 100 का तीसरा हिस्सा परसेंटेज में है, तो बहुत कम है, बहुत कम है, फिर भी इतना गर्मी है। थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो पूरा बर्फ पिघला देगा, और घट भी जाएगा, अगर ये घट भी जाता है तो इतना ठंडा करेगा, इतना ठंडा करेगा कि टेम्परेचर जो है 0 से हमेशा कम रहेगा, चाहे गर्मी का है ना हो, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। यहाँ जाएगा CO2, क्या जाएगा CO2। अगला देखो क्या है, अगला गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या क्या है, तो गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर 16 होता है, कितना होता है 16, तो यार होना चाहिए, यार होना चाहिए। गंधक यानी सल्फर, सल्फर यानी 16, 16 यानी अरातु, ये क्या है अरातु, कैसे आते 2 8 6, 2 8, 2 पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, लेकिन 6 ना बचा है। तो अंतिम कक्षा में यदि 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 3 से बना रहता होता है अरातु, क्या होता है 4 में उपधातु भी हो जाता है, क्या होता है उपधातु भी हो जाता है, सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन। तो ये हो गया अरातु, क्या हो गया अरातु। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है तुम लोगों को, अगला बोल रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल सिंपल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत विद्युत क्यों उत्पन्न करता है, विद्युत का संचालन क्यों करता है, उससे करंट क्यों बहती है, क्योंकि वो क्या होता है आयनित होता है। बताया था आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन, आयन पैदा करता है, आयनित होता है। और क्षार बोलेगा तो OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, तो आयनित होता है, क्या होता है आयनित। और अम्ल बताए थे ओ नीला, क्या बताए थे ओ नीला, यानी अम्ल जो है नीला लिट्मस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर इसका उल्टा क्या जाएगा इसका उल्टा क्या होगा, तो लाल को नीला कौन करेगा, क्षार कौन करेगा, लाल को नीला कौन करेगा। और अम्ल का pH मान 7 से उठा जहाँ पटक दिए फट जाएगा बल का, एक नहीं समझ आ रहा है। अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है, जहाँ उठा पटक दिए 4 गो हो जाएगा। क्या होता है अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार क्या होता है 7 से अधिक। उदासीन क्या होता है जल, क्या जल उदासीन है। चलो आगे देखो, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बता जल्दी, धातु का ऑक्साइड है यहाँ, धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्या होता है क्षारीय, क्या होता है क्षारीय, धातु ऑक्साइड होता है क्षारीय, यानी pH मान 7 से अधिक। और O से अधातु, O से अधातु, तो धातु ऑक्साइड क्या होगा अम्लीय, O से अधातु, O से अम्लीय, O से धातु, O से अम्लीय, तो धातु ऑक्साइड क्या होगा क्षारीय, क्या जाएगा अधातु पृष्ठ क्या होता है अम्लीय, लेकिन यहाँ होगा क्षारीय। जल क्या होगा उदासीन, यानी pH मान 7, pH मान। सोने में निम्नलिखित में कौन सा धातु मिला कर मिलाते हैं, सोना हम क्या मिलाते हैं, हम जानते हैं कि शुद्ध सोना से जो है आभूषण नहीं बन सकता है, ठीक है ना। एकदम बोलेगा शुद्ध सोना होना चाहिए एकदम 24, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, कितना होता है, लेकिन 24 कैरेट के बनाएगा सोना तो आभूषण बनाएगा तो बनवे नहीं करेगा, ठीक है ना। 24 कैरेट के बोलेगा हमको सोना बना दे दीजिए, लोग पहने के कान वाला सुबह सुबह बन जाएगा, नाक वाला लंबा हो जाएगा। सोना जो है काफी लचीला होता है, सूर्य सोना से आभूषण बनवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सूर्य सोना जब बनता है तो कितना कैरेट का बनता है, तो बनता है 22 कैरेट का बनता है, या बनता है 18 कैरेट, कितना बनता है 18 कैरेट का बनता है। यानी 22 कैरेट का बनेगा तो 2 कैरेट मिलाया गया है, 18 कैरेट का बनाएगा तो यानी 6 कैरेट मिलाया गया है। तो उसमें क्या मिलता है कॉपर, क्या मिलता है कॉपर, क्या मिलता है कॉपर। और चांदी भी मिला दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मिलाता है कॉपर, क्या मिलता है कॉपर, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। चलो अगला देखते हैं क्या है, अगला जो तुम लोग का है वो देख लो क्या है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है
कि यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, देख रहा है, जल्दी बताओ कैसा अभिक्रिया है। 100 बार हम एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल तो काफी फेमस है, ये एग्जाम्पल बार बार हम देते रहते हैं। कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है? बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया है और सिल्वर क्लोराइड बना दिया है और सोडियम नाइट्रेट बना दिया है, तो कौन सा अभिक्रिया है? अगर इसमें अगर एक चीज देखो तो तीर का है नीचे, तीर का है, तीर नीचे है ना, और तीर नीचे यानी बना अवक्षेप, तीर नीचे यानी बना अवक्षेप, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो देखो अब यहाँ अदला बदली हुआ, अदला बदली हो गया, देख ले ध्यान से देख, अदला बदली हुआ रे, देखिए अदला बदली हो गया। ये सोडियम था पहले क्लोरीन के साथ, लेकिन अब सोडियम चले किसके साथ, चल गया नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट के साथ ना चल गया, ये सोडियम आ गया यहाँ ना आ गया है। और ये सिल्वर था पहले नाइट्रेट के साथ, लेकिन सिल्वर उठ के आ गया है क्लोरीन के साथ, देखो ये सिल्वर क्लोरीन के साथ आ गया है, यानी ये यहाँ चल गया है, ये गया इसके स्थान पर, 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 तो आयनों के आदान प्रदान हुआ है। और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो अभिक्रिया होता है उसे बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन। दोनों का विस्थापन होना, द्विविस्थापन क्या जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। लेकिन एक तत्व के द्वारा एक तत्व को हटा दिया जाएगा सिर्फ, तो होगा एक एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना, 14 कितना होता है, लिखेंगे 2 8 4, अंतिम में 4 आ रहा है, यानी उपधातु क्या है, तो सिलिकॉन बोले, सिलिकॉन बोले, बोरोन बोले, सिलिकॉन बोले, जर्मेनियम बोले, आर्सेनिक बोले, अस्टिबेनियम बोले, टेलेनियम बोले, ये सभी उपधातु है, क्या है, उपधातु। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलेनियम सब उपधातु है, क्या है, उपधातु। बोले तो थोड़ा धातु का भी गुण, थोड़ा अधातु का भी गुण, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है अगला है। और तुम्हें पता है सोलर सेल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सोलर सेल जो होता है, सोलर प्लेटवा जो होता है, जो तुम लोग को बिजली उत्पन्न करता है, उसमें भी सिलिकॉन का ही उपयोग करते हैं। दर्पण ने पूछ रहा है, दर्पण पूछेंगे तो बोलना आप तल। सिलिकॉन कैसा अर्थ करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग क्या करते हैं, इतना भी तुम लोग को चिप देखता है, चिप देखता है ना, चिप में पीला पीला होता है ना, सिम देता है, सिम में भी पीला पीला होता है ना, जितना भी सेमी कंडक्टर बनता है सब बनता है किससे, सिलिकॉन। किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, पूर्णतः भरा यानी समझ रहा है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, तब ना पूर्णतः भरा होगा। तो बताया था अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, और से बताया था उत्कृष्ट, बताए थे उत्कृष्ट गैस बोलो, या अक्रिय बोलो, या निष्क्रिय बोलो, या नोबल गैस बोलो, या 18 वर्ग 18वां वर्ग, या बोलो शून्य वर्ग, क्या बोलो शून्य वर्ग। बताए थे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरोन, न्यूट्रॉन, बताए थे, क्या बताए थे, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसी को बोलते हैं पूर्ण रूप से, इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है यानी पूर्ण रूप से भरा होता है, इसी को बोलते हैं निष्क्रिय गैस, इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, इसी को बोलते हैं शून्य वर्ग वाला गैस, या इसी को बोलते हैं 18वें नंबर वर्ग वाला गैस। ये बताया हेलोजन क्या, 17 नंबर क्या, 17 नंबर फलनमा के बड़ी अयते आफत, न बताए थे, फलनमा के बड़ी अयते आफत, क्या अयते आफत, यहाँ बताए थे क्या, एफ से फ्लोरीन, के से क्लोरीन, बड़ी से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आफत से अस्टेटिन। फलमा के बड़ी अयते आफत, फलमा के बड़ी अयते आफत, यह है हेलोजन 17 नंबर। 17 नंबर में संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व हो जाएगा डी ब्लॉक, क्या जाएगा डी ब्लॉक, जिस जो है हम जानते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, एस पी, तो उसमें डी ब्लॉक है संक्रमण। और क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु जो है वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 2 जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बताया था ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप यानी बेरियम, रोए यानी रोडियम, ये सभी है क्षारीय मृदा धातु वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर। लेकिन खाली बोलेगा क्या, क्षारीय धातु, क्या बोलेगा, क्षारीय धातु सिर्फ बोलेगा, मृदा नहीं बोलेगा, तो होगा वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1 हो जाएगा कौन, हेलिना के रब से फरियार, हेलिना के रब से फरियार है, मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब नाइट्रियम यानी सोडियम, के मतलब कैलियम यानी पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और फरियार मतलब फ्रांसियम। और वर्ग कितना है कुल्ले, तो कुल्ले वर्ग कितना है 18, कितना वर्ग है, और कुल्ले आवर्त कितना है, आवर्त 7, वर्ग 18, आवर्त 7। चलो आगे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा है, अभी आधो ना पहुंचे। तो देखो कितना
तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, यार बोल रहा है। ये कौन सी बोला है, कौन सी था वो बोलो। खरिया का सूत्र, खरिया का सूत्र पूछ रहा था ना। ऐसा देखो इंग्लिश में लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना, क्या लिखल है, द केमिकल फार्मूला ऑफ चौक, चौक यानी खरिया, चौक यानी जब बड़े बड़े पर लिखता है चौक यानी खरिया, यानी तो इसका CaCO3 और संगमरमर, संग मिल के मर जाना, संगमरमर जो मार्बल होता है, ठीक है ना, तो मार्बल का भी फार्मूला होता है CaCO3। चूना पत्थर का भी फार्मूला होता है CaCO3। कहीं कहीं बोलता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है, यानी 3 गो मिल रहा है, एगो नहीं मिल रहा है, दे देगा, तुम लोग को दे देगा, चूना पत्थर दे देगा, संगमरमर दे देगा और चौक दे देगा, और दे देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो जाएगा, क्योंकि संगमरमर, चूना पत्थर और चौक तीनों का फार्मूला सेम हो गया CaCO3। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो गया है CaCO4 × H2O, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अब ध्यान दो, हम बताए थे धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, और धातु ऑक्साइड अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय। धातु क्या होता है, धातु का क्षारीय। अब ध्यान लगाओ, सोडियम क्या है, धातु, सोडियम क्या है, ये हो जाएगा क्षारीय, क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या है, धातु, इसका ऑक्साइड क्षारीय। मैग्नीशियम क्या है, धातु, इसका ऑक्साइड क्षारीय। लेकिन पगल बात सल्फर क्या है, सल्फर है और धातु, ये होगा अम्लीय, क्या जाएगा, तो एक ने अम्लीय हुआ, तो यही हो जाएगा ए, क्या जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, होता है एल्केन, क्या होता है, इस सब ये लेला जाके रिवीजन कर लेना, फार्मूला वाला जब बताया तो तुम लोग को पढ़ा चुके हैं टू अच्छा तरह से, इसको जाके रिवीजन कर लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट IPSC नाम लिखने आ जाएगा, ठीक है, लेला पढ़ता रहे तो ये घर जाके कल फिर तुम लोग को सुन रहा है उसी तरह पीटेंगे, तब तुम लोग सुन लेगा। एल्केन फिर होता है एल्किन, क्या होता है, एल्किन, फिर होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन। हम जानते हैं कि एल्केन का होता है CnH2n+2, और इसमें फिर 2 कम करो तो CnH2n, इसमें फिर 2 कम करो CnH2n-2। बता चुके हैं, बताया था इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। बताया था अगर लास्ट में एन रहेगा, क्या रहेगा, लास्ट में अगर एन रहे, क्या रहे, एन, तो होगा एल्केन ग्रुप का। लास्ट में अगर इन रहे तो एल्किन ग्रुप का, लास्ट में अगर आइन रहे तो एल्काइन ग्रुप का। पढ़ा चुके हैं, सब जाके देख लेना, ठीक है ना। तो आगे देखो, और यही बोलेगा क्या, एल्काइल या एल्किल, एल्किल का फार्मूला क्या होता है, इस ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, बताए थे, एक कम CnH2n+2n है तो +1, ये होता है एल्किल, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, लेकिल। तो आगे देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है क्या, पढ़ो यहाँ, अगला बोल रहा है, कहाँ भाग गया, हाँ, इसका IPSC नाम क्या होगा, IPSC नाम क्या होगा। हम बताए थे कि देखो यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, बीच में क्या है, अब बीचा में खाली ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ कार्बन हो तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं, पढ़ाए थे। और जब भी बीचा में ईथर रहेगा तो ईथर में लगता है ऑक्सी, पढ़ाए थे, ईथर के अंत में क्या लगता है, ऑक्सी, क्या लगता है। अब ऑक्सी ई वाला कार्बन के साथ लगेगा कि ई वाला कार्बन के साथ लगेगा, तो ऑक्सी लगता है कम वाला कार्बन के साथ, तो यहाँ एक कार्बन है ना, यहाँ कितना कार्बन है, तो कम किसमें है, इसमें है, क्या गो है, एगो बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, तो अगर मेथोक्सी खाली सी में है, इसमें अगर मेथोक्सी बाकी किसी में, तो मेथोक्सी, यहाँ 2 कार्बन है तो दो कार्बन है तो एथेन, तो मेथोक्सी एथेन, बस हो गया है, सुना यार बंदा। तो बताए थे कि ओ रहेगा ईथर। बताओ अल्कोहल का संकेत, अल्कोहल का OH, OH पढ़िएगा क्या, अल्कोहल का OH बोलेगा, बताओ कि एल्डिहाइड का CHO, एल्डिहाइड का CHO, ईथर का O। फिर पूछेंगे, बताओ कि कीटोन, अब लिख के मारेंगे, होश में जाएगी, कीटोन का CO, कीटोन का कार्बोसिलिक अम्ल, क्या हुआ, हो जाएगा, कार्बोसिलिक अम्ल का C डबल OH, एस्टर का C डबल OR, एमीन का जल्दी बता, एमीन मारेंगे ना, आप तुम लोग को कल बता रहे हैं।
सुधर जाएगा तुरंत तुम लोग। एमिन का NH2, एमिन का NH2, चला आगे रखते हैं। अब जो तुम लोग को बता रहे हैं, फिर वही वाला लगेगा जो अभी है ना, नया साल में नया नया कर देते हैं तुम लोग को। रुका अभी बैल का काल पड़ता है रे। हाँ हाँ, मॉडल पेपर 2023 निकला है ना, वही वाला। अगला क्या है देखो, अगला निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में देख के आंसर है एथेनॉल। ऐसे तो पता ना है कुछ हो, जहाँ अलग से पूछते अपना मन से तो पता ना है, आंसर वाला तो बोलवे करेंगे एथेनॉल। इतना है ठीक पता, बता रहे तो लोग कल से बता रहे थे। फिर क्या हो जाएगा? तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? ईंधन के रूप में एथेनॉल। एथेनॉल को बोलते हैं दारू, क्या बोलते हैं? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, दारू के रूप में, शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। इसको पेय पदार्थ के रूप में जब मोटरसाइकिल वगैरह में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो इसको डाल देगा तो इससे भी चलेगा। पेट्रोल में इसको भी मिलाया जाता है, और पेट्रोल में जब एथेनॉल को मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर एथेनॉल। क्या बोलते हैं? सुपर एथेनॉल या सुपर पेट्रोल भी कहा जाता है। तो इसका एथेनॉल क्या आएगा? C2H5OH। यानी एथेनॉल को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं पेय पदार्थ, यानी शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको बनाया जाता है किण्वन विधि। कौन विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो बनाया जाता है गन्ना के रस या चीनी। गन्ना के रस यानी चीनी से बनाया जाता है। अगला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा। तो हम बताए थे कि याद रखना, जिंक बोले या एल्युमिनियम बोले या सीसा बोले, ठीक है ना, या तुम लोग को और होता है लेकिन तुम लोग को उतना याद नहीं करना है। तुम लोग को 10वां में तीनों याद करना है। जिंक, एल्युमिनियम, सीसा, ये तीनों उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी बोले तो जो अम्ल एवं भस्म दोनों का गुण दिखाता हो। अगर अम्ल रहेगा तो बोलेगा हम ये भस्म, और इसके सामने अगर भस्म रहेगा तो बोलेगा हम है अम्ल। ये दोनों का गुण दिखाता सब तो उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? यहाँ भस्म है तो बोलेगा हम है अम्ल। क्या है? अम्ल है, ठीक है ना। तो दोनों का गुण दिखाएगा। हम जानते हैं कि अब यहाँ इससे अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या? तो बनाता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हम जानते हैं जब अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया करते हैं क्या बनता है? तो लवण एवं जल बनता है। लवण एवं, लेकिन यहाँ लवण एवं जल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए क्या होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सब में है, हाइड्रोजन सब में है ना, लेकिन बनेगा Na2ZnO2 बनेगा। ठीक है, याद रखना है। चलो नहीं बनेगा तो कितना? 80 में 40 बनाना है बंदा, क्या दिमाग लगाएंगे? धोबिया सोडा का रसायनिक सूत्र। धोबिया सोडा समझ रहा है? धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा कहाँ पर है? Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O तो मार देना है, तो ये वाला आ जाएगा। पूछेगा धोबिया सोडा में जल के कितना अणु? 10 अणु। जिप्सम में जल के कितना अणु? 2 अणु। ये किसका सूत्र है? ये वाला खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा NaSCO3। ये किसका है? चूना पत्थर, संगमरमर, चौक या खरिया। और ये किसका है? तो ये है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ, शुष्क भी बोलेगा, बुझा भी बोलेगा, लेली दोनों बोल दे। तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सूक्ष्म चूना जो होता है वो होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaO। बिना बुझा हुआ चूना CaO। बुझा हुआ चूना COH का होल 2। चलो आगे देखो क्या है। अगला बोल रहा है क्या? बोल रहा है अम्लराज। अम्लराज के इंग्लिश से बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया अम्लराज को कहा जाता है। बोल रहा है कि एक्वारेजिया 2 चीज से मिलकर बनता है, और दोनों चीज का यहाँ नाम लिख दिया है। खैर तुम लोग को बता दोनों का अनुपात कितना, दोनों का अनुपात कितना होता है? देखो एक्वारेजिया यानी अम्लराज, एक्वारेजिया कहीं लिखा होगा, देखो एक्वारेजिया लिखा हुआ है ना। अम्लराज यानी एक्वारेजिया में हम जानते हैं अम्लराज मिलता है जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl दोनों को मिलाते तो बनता है नाइट्रिक एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम जैसा धातु भी घुल जाता है, तो बोल रहा है दोनों कितना मिलाएंगे? तो देखो सिंपल यार करने नाम है। यहाँ पर कितना है? 3। कितना है? और यहाँ कुछ है कितना है? 1 है, तो 1 कर दो इधर और 3 कर दो इधर। 3 मार दो, 3 मार दिए हैं। तो नाइट्रिक अम्ल आगे है तो नाइट्रिक अम्ल 1 होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीछे तो इसका जाएगा 3, यानी 1:3। लेकिन इसी को हम लिख देते हैं इससे, HCl पहले लिख देते हैं और HNO3 बाद में लिख देते हैं। तो क्या होता? तब देखो 3 आता है इधर और यहाँ कोई ना 1 है, 1 आता है इधर, तो होता 3:1। तो वहां ध्यान देना है कि पहले कौन लिखल है, जो लिखा रहेगा उसे 3 मार देना। ठीक है ना, बस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं किस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, किस अभिक्रिया में? तो सिंपल है, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पहले दिन पढ़ते हैं।
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल, सिंपल। या भाग लेने वाला को अभिकारक, बनने वाला को उत्पाद या प्रतिफल। ऑक्सीकारक तो इसे पढ़े हुए किए हैं कि जिसका होता है अवकरण उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं अवकारक। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड और अम्लीय तो धातु से धातु से तो अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातुक ऑक्साइड, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। तो अधातुक ऑक्साइड होगा अम्लीय। कॉपर क्या है? धातु। धातु ऑक्साइड क्षारीय, ये क्षार हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम क्या है? धातु। धातु ऑक्साइड क्या हो गया? क्षार हो गया। मैग्नीशियम क्या है? धातु। धातु ऑक्साइड क्या हो गया? क्षार। ये क्या है? सल्फर और धातु, और धातु ऑक्साइड अम्लीय। बस डी नंबर हो गया। क्या हो गया? डी नंबर। अम्ल का पीएच मान 7 से, अम्ल का पीएच मान 7 से, और क्षार का पीएच मान 7 से, उदासीन विलयन का 7 कितना होता है? 7। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटरल पदार्थ को, लाल पहले दे दिया है और नीला दिया है बाद में, नीला दिया है, तब क्या होगा? क्षार। क्या आएगा? हम त्रिक तुलक मतलब किए थे, ओ नीला। क्या बताए थे? ओ नीला। नीला पहले लाल बाद, तो ओ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। नीला को लाल करता है अम्ल, ये लेकिन यहाँ लाल, यहाँ उल्टा दे दिया, लाल को नीला, तो क्या आ जाएगा? क्षार। क्या आ जाएगा? क्षार। सिंपल है। चलो आगे देखो, अभी 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है। को काम था क्या? चलो अगला पढ़ो, क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में जल होता है। क्या होता है? जल होता है, ब्लड होता है। क्या होता है? तो जल का पीएच मान कितना? 7 कितना होता है? अब ब्लड यानी ब्लड का कितना होता है? 7.4, 7. तो 7 और 7.8 मार दो, और उसी लगभग ना क्या मारेंगे? सी। क्या मारेंगे? सी मारेंगे। लेकिन हम लोग के जल में कितना परसेंट पानी होता है? तो 65%। कितना होता है? 65% खाली जल होता है हम लोग के शरीर में होता है। 65 से 70 जहाँ लिखा रहेगा मार देना है, 65 ही मार देना है। ठीक है ना? निम्नलिखित में यौगिक में कौन जल में विलय है? जल में अगर नहीं मारेगा, ग्लूकोज ना भर के पीता है, ये तो ऐसे मार देगा लेला के। क्या वहां लगा को बताया कोई करो चटा से मारो मिल गया। तो जल में घोलते क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को नहीं घोल के पीते हैं। तो हम जानते हैं ग्लूकोज एकमात्र, ग्लूकोज और चीनी, ग्लूकोज और चीनी एकमात्र कार्बनिक यौगिक जल में घुल जाता है। कार्बनिक यौगिक जो है जल में नहीं घुलता है। कार्बनिक यौगिक जो है कार्बनिक विलायक में ही घुलता है। लेकिन अपवाद में है जल एवं चीनी एवं ग्लूकोज जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बन में घुलता है और आयनिक यौगिक जल में घुलता है। ठीक है ना? ऐसा नमक क्या आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है। निम्नांकित में कौन अमलगम, अमलगम के लिए चाहिए Hg। क्या चाहिए? Hg होना चाहिए। इधर कोई भी धातु चलेगा, कोई भी धातु हो चलेगा। धातु के साथ अगर पारा है, धातु के साथ अगर पारा है तब होगा अमलगम। क्या आ जाएगा? पारा होना फिक्स होना चाहिए। तो पारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यह गया अमलगम। क्या हो गया? और यहाँ सोडियम है तो सोडियम का अमलगम, सोडियम का। इधर कुछ हो कोई दिक्कत ना है, देखिए धातु हो क्या हो, इधर पारा होना फिक्स है, पारा होना तो हो जाएगा अमलगम। क्या जाएगा? बाकी बार कोई अमलगम नहीं है, इसलिए लिख देंगे Mg प्लस Hd, तो मैग्नीशियम का अमलगम। Ca प्लस Hd, तो कैल्शियम का अमलगम। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। और पारा यानी मरकरी, और एकमात्र धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित करेगा? विस्थापित करेगा। बोला जिंक से, तो हम जानते हैं तुम लोग पढ़ाए थे, क्रिया से सब पढ़ाए थे। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, रेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम पढ़ाए थे ना। तो वही बोल रहा है कि जो उपराम रहेगा विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर है जिंक सल्फेट, आज जिंक को भगाना है, जिंक को विस्थापित करना है। कौन करेगा? तो जिंक के उपराम जो आएगा सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, रेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी? पोटेशियम। और जो नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटता है, क्रियाशीलता घटता है। यानी जिंक को कौन मारेगा? तो जिंक को इतना उठा मार सकता है, इतना उठा ऊपर वाला मार सकता है। तो इतना में से, इतना ऊपर में से उपसर्जन कौन दे रहा है? एल्युमिनियम दे रहे हैं खाली।
अरे यही दिल है। तो मैग्नीशियम ना है, सोडियम ना है, कैल्शियम ना है, पोटेशियम ना है, तो क्या है? एल्युमिनियम। जिंक के ऊपर है तो हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा तो क्या होगा? पोटेशियम। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियां। ऑक्सीजन युक्त यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजन मिला यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन ले आता है? धमनी। कौन ले आता है? धमनी। अशुद्ध रक्त कौन ले आता है? सीरा। लेकिन कौन सा धमनी है? धमनी शुद्ध को ले जाता है, धमनी शुद्ध को ले जाता है, लेकिन कौन सा धमनी है जो अशुद्ध को ले जाता है? तो फुफ्फुस, परमुनुली, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी। सीरा अशुद्ध, सीरा अशुद्ध, लेकिन कौन सा सीरा है जो शुद्ध को ले जाएगा? शुद्ध को ले जाएगा। तो फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस। तो धमनी शुद्ध, सीरा अशुद्ध, धमनी शुद्ध, सीरा अशुद्ध, लेकिन उल्टा पूछेगा तो फुफ्फुस, उल्टा पूछेगा तो फुफ्फुस। रक्त के हल्के पीले रंग के चिचुए होता है द्रव, द्रव द्रव द्रव। तो रक्त के जो द्रव वाला जो भाग होता है बोलता है प्लाज्मा ना, बोलते हैं, भूल गया। रक्त के जलीय भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त के जलीय भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो 55% होता है, बताया था ना, 55% होता है। और ये होता है पीला, क्या होता है? और चिपचिपा होता है, क्या होता है? चिपचिपा होता है। तो प्लाज्मा क्या जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्लाज्मा से भी फाइब्रिनोजिन हटा देंगे, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो रक्त को जमाता है उसे हटा देंगे, रक्त को जमाता है उसे हटा देंगे तो जाएगा सीरम। क्या जाएगा? सीरम हो जाएगा। और WBC सहित प्लाज्मा को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला देखो क्या है। अगला देखो क्या है। अगला है किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमाटा का अनुपस्थिति होता है? स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। तो इसमें स्टोमाटा किसे नहीं पाया? जल्दी बताओ। स्टोमाटा किसे नहीं पाया? जीरोफाइटा वाला में। जीरोफाइटा जो यानी जीरोफाइटा ने जो मरुस्थल में पौधा होता है बोलते हैं जीरोफाइटा। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटा बोलते हैं। फिर यहाँ बोल रहा स्टोमाटा अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। स्टोमाटा क्या होता है? पत्तियों में छोटा छिद्र होता है, छोटा छिद्र होता है, सब बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? और रंध्र कोई बोलता है स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में क्या इनमें से कोई नहीं, या एंजियोस्पर्म, एंजियो। तो देखो स्टोमाटा जो है ना खास करके उसमें नहीं पाया था। किसमें? जो मरुस्थल पौधा होता है, क्योंकि मरुस्थल पौधा रहेगा तो उसमें पानी ऐसे कम मिलता है और उसमें छिद्र रहेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो पानी उसको तो ऐसे कम बाहर निकालना, क्योंकि मरुस्थल में पानी मिलता है नहीं। मरुस्थल में होता है जीरोफाइट। क्या होता है? इसे बोला जीरोफाइट। क्या बोलना है? और जलमग्न जो होता है उसमें हवा भरल होता है, और जलमग्न में तो पनिया घुसबे करता है, पतैया पानी घुसता है पत्ता में। यहाँ क्या जीरोफाइट्स। क्या जाएगा? जीरोफाइट्स। अगला किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया कैसे पाई जाती है? ईस्ट में। ईस्ट में जानते हो ओवाइबिय श्वसन होता है, ओवाइबिय श्वसन होता है। और ओवाइबिय श्वसन का संपूर्ण चरण कहाँ होता है? संपूर्ण चरण होता है कहाँ पर? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में होता है। और ये किण्वन विधि के द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं क्या? वायवीय। और वायवीय का प्रथम चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। द्वितीय चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कोशिका द्रव में जो क्रिया होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव में जो क्रिया होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा पायरुवेट। किससे बढ़ जाएगा? पायरुवेट में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिया होता है उसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और जैसे यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसे बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। यहाँ का ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। और ईस्ट में होता है ओवाइबिय श्वसन, किण्वन विधि के द्वारा होता है, कम ऊर्जा मुक्त होता है, कम ऊर्जा मुक्त होता है, बनेगा CO2 बनेगा। और एथेनॉल क्या बनता है? इसमें क्या क्या बन जाता है? जैसे बन जाता है एथेनॉल ही बनता है, पता है ना। एथेनॉल बोले तो दरुआ यानी शराब भी बन जाता है। क्या बनता है? शराब भी जनरल बनता है। C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा ना, 2 ATP ऊर्जा याद रखना। और वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा बनता है, 38 ATP ऊर्जा बनता है। चलो आगे। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? पूछेगा फल। तो फूल के अंडाशय वाला भाग, फूल के अंडाशय वाला भाग जो तब बदलता है फल में। देखना कुछ दिन के बाद जो है फूल जब होगा ना, फूल के पंखुड़िया झड़ जाएगा, जो नीचे में जो उठा हुआ था भाग वो क्या बनेगा? फल। क्या बनेगा? फल। यानी आम, अमरूद, लीची, पपीता सब बन जाएगा। यहाँ का फल क्या हो जाएगा? तो फल अंडाशय बदलता है फल में, और बीजान बदलता है बीज में। अंडाशय बदलता है फल में, बीजान बदलता है बीज में। और पेड़ पौधा के जो
जनन अंग होता है फूल, क्या होता है? अब फूल के नर भाग को पुंकेसर, अब फूल के मादा भाग को स्त्री केसर, स्त्री केसर, पता है ना। और परागकण पाया जाता है किसमें? तो पुंकेसर में। कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर के जो ऊपरा भाग होता है परागकोश में, उसमें पाया जाता है क्या? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। और वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। चलो आगे देखो, अगला क्या बोल रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सब जानता है, C6H12 और 6, ये हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया? ये हो गया क्या? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को बोलते हैं क्या बोलते हैं? और एथेन बोल देंगे। और यहाँ एल्डिहाइड है तो लगेगा ओल, तो एथेनॉल, एथेनॉल। अल लगता है, सॉरी एल्डिहाइड में अल लगता है, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका जाएगा बी। क्या जाएगा? ये तो चिनिया है, C21H22O11, क्या है? चिनिया है। यहाँ 2 कार्बन है तो एथेन, और C OH है तो ओइक, यानी एथेनोइक, एथेनोइक। अगला, निम्नलिखित में किसी पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ रहा है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो पत्ती, क्या हो जाएगा? पत्ती। क्या जाएगा? पत्ती। और प्रकाश संश्लेषण अंगक पूछेगा, अंगक, तो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल। पेड़ पौधा की पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण। और ब्लड के रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और मूत्र के रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ब्लड में पाया जाता है लोहा। उठा फेर देंगे, हो जाएगा। चलो, अंडोत्सर्ग, अंडा कहाँ से निकलता है? तो अंडा निकालने में पूछ रहा है, और अंडा निकालने में क्या मतलब, कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? बताना है कि कौन है। एस्ट्रोजन होगा, या FSH होगा, या LH होगा। अंडा जो निकलता है, अंडा कहाँ निकलता है? अंडाशय। कहाँ निकलता है? अंडाशय में। और अंडा का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में अंडा का निषेचन होता है। ठीक है ना। जब अंडाणु एवं शुक्राणु मिलता है, और विकास कहाँ होता है? तो विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय। कहाँ होता है? लेकिन बोल रहा है कि अंडा निकालने में कौन हार्मोन मदद करता है? FSH। क्या जाएगा? FSH, याद रखना। इस पीयूष ग्रंथि जो है कंट्रोल करता है, तो FSH। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से जीवों में किसमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन द्विविखंडन नहीं, ध्यान देना, नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि आपका अमीबा हो, क्या हो? अमीबा हो, या पैरामीशियम हो, या युगलिना हो, क्या हो? युगलिना। ठीक है ना। ये सभी में या लेशमानिया हो, ये सभी में होता है द्विविखंडन। क्या होता है? ये विखंडन के द्वारा जनन करता है। लेकिन ईस्ट जो है, ईस्ट में होता है क्या? मुकुलन। क्या होता है? ईस्ट और हाइड्रा नामक जीव है जिसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। कौन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, हम याद कर लेना। ठीक है ना। और एक तो क्या होता है? एक तो तुम लोग का होता है अपखंडन विधि द्वारा जन्म होता है, उसको बोलते हैं स्पायरोगायरा बोलते हैं। उसमें अपखंडन। क्या जाएगा? अपखंडन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला बोल रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो सब जानता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चा पदार्थ चाहिए, पता है ना। 4 कच्चा पदार्थ, CO2, H2O और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो है पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन रात्रि में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, कि रात्रि में सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, तो रात्रि में लेगा ऑक्सीजन और CO2 देगा। लेकिन दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधा CO2 लेता, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो इसका बी। लेकिन बरगद हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, सभी हमेशा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? समय होता है, पित्त रस भी निकलता है, और ग्लूकोज पित्त रस निकलता है, और भोजन को क्षारीय बनाता है, और वसा को तोड़ता है। इसे बोलते हैं मत्स्यकृत वसा, यानी इसे बोलते हैं क्या? पायश्रीकरण, यानी मत्स्यकृत वसा। ठीक है ना। आंत रस भी निकलता है, यह भी भोजन को पचाता है। अग्नाशय रस में पेप्सिन वगैरह को निकलता है, ये भी पचाता है। सभी, क्या जाएगा? सभी। अगला देखो, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, बताए थे LAT, बताए थे LAT। L से लाइपेज, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, A से एमाइलेज, T से
ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय नामक मिश्रित ग्रंथि से निकलता है। और लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। तो यहाँ जाएगा अग्नाशय, क्या जाएगा? अग्नाशय। चलो अगला देखो, अभी बचा हुआ तुम लोग को कितना 17 क्वेश्चन और बचा हुआ। चल देख अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? सब लोग जानता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। क्यों कौन हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत का जो व्यास छोटा होता है लेकिन लंबा ज्यादा है, और बड़ी आंत लंबा कम है लेकिन इसका व्यास जो है बड़ा है, यानी मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। तो छोटी आंत का आहार लंबाई सबसे अधिक होता है और बड़ी आंत क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। तो सबसे लंबा भाग जो हमारे आहार नाल का छोटी आंत, और लगभग 32 फीट होता है। कितना होता है? ठीक है ना, याद रखना। मनुष्य, ये छोटी आंत ना है, पूरा आहार नाल की लंबाई 32 फीट। ठीक है ना। मनुष्य पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? सब जानता है, मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या निकलता है? टालिन। क्या निकलता है? टालिन नामक एंजाइम निकलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। शुरू होता है मुख गुहा से, अंतिम कहाँ होता है? छोटी आंत। अंतिम कहाँ होता है? छोटी आंत। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत। अगला, निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन? वसा का पाचन बता चुके, लाइपेज। अभी तो बताया था ना, वसा का पाचन लाइपेज। और प्रोटीन का पाचन तो ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया। ये प्रोटीन का पाचन का। ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से, पेप्सिन निकलता है अमाशय से, और इरेप्सिन निकलता है छोटी आंत का। और तीनों पाचन करता है प्रोटीन। क्या करता है? प्रोटीन का। तो लाइपेज हो जाएगा वसा, और एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया बताए थे। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहा था? कोशिका द्रव। क्या होता है? बताया था ना कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में होता है, लेकिन क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया अभी जस्ट बताया था ना। और अवायवीय शोषण जो होता है, जो अवायवीय शोषण होता है वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। संपूर्ण क्रिया कहाँ होता है? अवायवीय शोषण में। तो कोशिका द्रव में, उसी में ग्लूकोज बदलता है। किसमें? तो ग्लूकोज बदलता है पायरुवेट में। किसमें बदलता है? पायरुवेट में। उसी बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन जो वायवीय शोषण होता है, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसमें पहला क्रिया कोशिका द्रव में, दूसरा क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। बोला ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है? हानिकारक है कि लाभदायक है? लाभदायक है। ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरण से रक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो है कहाँ पर? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, जो ऑक्सीजन के अप्रूफ है। इसका गंध सड़ी हुई मछली की तरह होता है। इसके मोटाई को मापते हैं डॉप्सन इकाई। किसे मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत के मोटाई मापते हैं, और समताप मंडल में पाया जाता है। और ये पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। बतवे की है। इसको CFC गैस जो है नुकसान पहुंचाता है। बतवे की है, बताया था ना। ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ छिद्र कहाँ ओजोन परत में? अंटार्कटिक महाद्वीप। अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिक महाद्वीप में ऊपर छिद हुआ था, लेकिन फिर बंद हो गया। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन फूल में नर यानी पुरुष वाला पुंकेसर, और मादा यानी स्त्री केसर? इसे तो बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसमें कितना ऊर्जा मुक्त होता है? पौधा में जब टूटेगा एटीपी तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? देखो 80 है, बनाना कितना है? अरे गधा 40। इसको छोड़ देना नहीं बनेगा, जैसे होगा यही वाला। क्या होगा? लेकिन सब छोड़ने वाला क्वेश्चन है। क्या है? छोड़ने वाला क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है इथाइल अल्कोहल। वही हो गया एथेनॉल, दरुआ यानी शराब। तो एथेनॉल भाई बता चुके किण्वन भी बनता है। और किण्वन में क्या होता है? किण्वन में होता है O/B, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो एथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल यानी C2H5OH दारू बन गया कि किण्वन के द्वारा बनता है। किस प्रकार से श्वसन नहीं पूछा? क्या बोले? श्वसन। तो O/B जो कहाँ होता है? ईस्ट। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। चलो आगे। रक्त में उपस्थिति में कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? रक्त में कौन लेता है भाग? RBC। अरे RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो रक्त में जो श्वसन करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, कौन करता है? RBC में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, और हीमोग्लोबिन होता है लोहा। क्या होता है? लोहा होता है। यहाँ जाएगा क्या? यहाँ जाएगा RBC। पादप अपशिष्ट जमा होता है। पादप अपशिष्ट यानी जो पादप में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो कहाँ जमा होता है? वो जमा होता है सभ्य में, पत्तियों में जमा होता है। पत्ती सूख जाएगा, गिर जाएगा। कोशिका के रिक्ति में जमा होता है, फिर छाल बनकर वो गिर जाएगा, फिर छाल में भी होता है। यानी सभी क्या जाएगा?
सभी में। हम जानते हैं कि बताए थे गोंद, क्या बताए थे, गोंद हो गया, टेनिन हो गया बताए थे, रेजिन हो गया बताए थे, ये सभी पादप का, ये सभी पादप का क्या उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी गोंद बोले, टेनिन बोले, रेजिन बोले या दूध बोले, क्या बोले, लैटेक्स जिसको बोलते हैं, दूध को क्या बोलते हैं, लैटेक्स, पेड़ पौधा में पाए वाला दूध को क्या बोलते हैं, लैटेक्स, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ बताए थे। तो याद रखना, गोंद, दूध, टैनिन, रेजिन, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ है, बताए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला जो है वो क्या है, अगला बोल रहा है कि मनुष्य के आहार ना कि कौन सी भाग एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, एंजाइम नहीं निकालता है, एंजाइम नहीं निकालता है। हम जानते हैं ग्रास नली क्या करता है, खाली मुंह गुहा से भोजन को आमाशय में ले जाता है, इसकी तो एंजाइम वगैरह निकालता ना है। तो यहाँ जाएगा क्या, ग्रास नली, ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, यानी एसोफेगस, एसोफेगस बोलते हैं। यहाँ जाएगा क्या, ग्रास नली। मुंह में निकलता है टाइलिन, मुंह में निकलता है टाइलिन, आमाशय में निकलता है जठर, जठर रस, जठर रस, जठर रस में होता है क्या, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ क्या, ग्रास नली, क्या है ग्रास नली। मूत्र की सांद्रता किसके उपस्थिति पर निर्भर करता है, मूत्र में कितना मतलब आपका यूरिया वगैरह है, कितना सांद्र है, ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है एडीएच, क्या करता है, एडीएच, एडीएच, एडीएच हार्मोन जो है, ये सभी जो है पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, ठीक है। नहीं बनेगा छोड़ देना, क्योंकि 80 में 40 से बनाना है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, ठीक है ना। तो एडीएच क्या आएगा, एडी, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है। पता तुम लोग को, मूत्र में सर्वाधिक जल होता है, लेकिन कार्बनिक पूछेगा तो होगा यूरिया, क्या होगा, यूरिया, यूरिया। कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि से संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। हम जानते हैं कि एब्सिसिक अम्ल जो है यह है वृद्धि रोधक हार्मोन, क्या है, एब्सिसिक अम्ल क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन, जो पेड़ पौधा की वृद्धि की लंबाई को कम करता है, बढ़ने नहीं देता है, ये हो जाएगा। जिबरेलिन तो बढ़ेवे करता है, करता है, फूल उत्पादन में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में। ओजिन तो बढ़ेवे करता है, ऊपर वाला जो है लंबे घिसते चले चल जाता है, ठीक है ना। तो ओजिन जो है घिसते हुए लंबाई को बढ़ाने में उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, लेकिन कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जल्दी बताओ कौन सा है, एसिटिलीन क्या, एथिलीन, प्रोटॉन कहीं का, एसिटिलीन तो हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, एथिलीन यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और यह फल को पकाने में भी जिम्मेदार होता है। चलो अगला, अगला क्या, अगला है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम का अध्ययन में सम्मिलित है। गुण के वंशागत यानी पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, पर दादा से दादा, दादा से पिता में, पिता से तुम में, तुम में से तुम्हारा पोता पोती में, बता बेटी में, सब में जाएगा। जल्दी बताओ क्या जाएगा, तो अनुवांशिक गुण, अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ का अनुवांशिकी क्या आएगा, अनुवांशिकी का पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल किस पदार्थ पर प्रयोग किया था, मटर, किस किया, मटर पर किया था। तो श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का ग्रहण किया जाता है, श्वसन में किसे करते ग्रहण, ऑक्सीजन करते हैं। हम लोग के श्वसन में ऑक्सीजन, पेड़ पौधा भी श्वसन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, अब पेड़ पौधा भी श्वसन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण पूछेगा जब करता है तब CO2। पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा यानी दिन में CO2 लेगा, लेकिन जब शोषण करेगा तो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, रात में लेता है ऑक्सीजन, क्या लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ क्या, यहाँ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पेड़ पौधा नहीं बोला, डायरेक्ट बोला शोषण, यानी हम लोग के बारे में ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन। अगला, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज में C6H12O6, तो कार्बन के 6 गो, ऑक्सीजन के भी 6 गो, हाइड्रोजन के 12 गो, यहाँ होगा 6, क्या जाएगा 6 हो जाएगा, पता ही है तुम लोग को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी का होता है C12H22O11, C12H22O11 हो जाएगा। तो आज तुम लोग का साइंस कंप्लीट हो गया है। कल लेकर आएंगे तुम लोग सोशल साइंस लेकर आएंगे, फिर हिंदी लेकर आएंगे, फिर संस्कृत लेकर आएंगे, फिर मैथ्स लेकर आएंगे, पूरा करवा देंगे OJT पहले, उसके बाद CBT में जाएंगे। ये मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। बताओ, मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया, 12 बताए हैं, अनैच्छिक क्रिया यानी जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, वो अपने मर्जी से करता है काम, उसे बोलता है अनैच्छिक। क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि मेरे हाथ पे कंट्रोल है, हाँ चाहेंगे 2 फटना कम दे देंगे, चाहेंगे नहीं देंगे, तो मेरे हाथ पे कंट्रोल है, ठीक है ना। बोलने पे कंट्रोल है, चाहेंगे बोलेंगे, ना चाहेंगे नहीं बोलेंगे, तो ऐच्छिक है। जिस पर कंट्रोल रहेगा ऐच्छिक, जिस पर कंट्रोल नहीं रहेगा अनैच्छिक। जैसे तुम लोग सोचेगा कि आज हम दिन भर सांस नहीं लेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, सांसा बंद कर रखेंगे, तो तुम्हें टाइम बोल जाएगा, चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो जिस हृदय का धड़कना, हृदय सोचेगा धड़कने नहीं देंगे, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, धड़कने नहीं देंगे, तो क्या जाएगा अनैच्छिक। रोकेगा तो तुम्हें हो जाएगा क्या जाएगा। फिर पाचन कहेगा खा ले लिया है, अब जो है एकदम 2024 में खाएंगे, ऐसा होगा।
पचना जो है अपने स्टार्ट हो जाएगा, यानी अनैच्छिक क्या है, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। छिकना, छिकना पे कंट्रोल है, पलक झपकना कंट्रोल है, चाहेगा कि दिन में पलक झपक कर सकता है। तो छिकना हो गया, खांसना हो गया, पलक झपकना हो गया, हिचकी हो गया, पचना हो गया, श्वसन हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, सब अनैच्छिक क्या है, अनैच्छिक। तो अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है मेंडुला ओब्लेंगाटा, मेंडुला ओब्लेंगाटा, मेंडुला ओब्लेंगाटा, जो पीछे वाला मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन का हिस्सा है, हिंड ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन ये रहता है ऐच्छिक, क्या रहता, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है ना, मुंह हो गया, ये सब को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐच्छिक पूछता होता है क्या, सेरिबेलम, सेरिब्रम ना, सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम जो है पीछे वाला मस्तिष्क, हिंड ब्रेन का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं छोटा मस्तिष्क, क्या बोलते हैं। लेकिन मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग पूछता है, सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरिबेलम को बोलते हैं क्या, इसको सेरिबेलम जो है इसको पश्च मस्तिष्क क्या बोलते हैं, और सेरिब्रम को बोलते हैं अनु, क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क। और व्यक्ति खत्म, तुम लोग को होमवर्क रहा, साइंस वाला ले जाना है और व्यक्ति फिर अपने से बनाना है, और सब्जेक्टिव जितना भी दुनमरिया है और पचनमरिया जितना भी है सब पूरा करके आना है। छोड़ना नहीं कि 8 में से अभी 4 बनाना है, अभी 8 में से 8 बनाना है, परीक्षा में 8 में 4 बनाना है, समझ आ गया ना। तो अभी टोटल बनाना है, A to Z बनाना है। और होमवर्क रहा जो मैथ, जो मोडा सर दिला है, मोडा सर दिला है मैथ मेरे, उसका ऑब्जेक्टिव बना के आना है टोटल, ऑब्जेक्टिव टोटल एक्सेस होता है जितना है बना के आना है, ठीक है ना। चलो निकलो, कल हम सुनते हैं और देख लेना, तुम लोग की छड़िया यहाँ पर ही है, यही छड़िया है ना, ये वाला है तुम्हें लोग के लिए खरीदे है ना यार, मैं ये खरीद है। अरे सब सबको चार्ज करे पड़े कभी कभी, कल अच्छा चार्ज कर देंगे, देख लेना, आज तो नहीं सुने हैं ना।